नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अमेरिकी विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों साम्यवाद का अवरोध। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था, तो साम्यवाद का अवरोध ही अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता थी। साम्यवाद के अवरोध का मतलब है जहाँ कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करेगा, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। तो साम्यवाद का अवरोध शुरू से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता रही है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तो अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मेन उद्देश्य था कि कैसे करके सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, और इसी नीति के क्रियान्वयन ने अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इन सब का जो मेन उद्देश्य था बच्चों वो यही था कि साम्यवाद किसी भी हालत में विश्व में पांव ना पसार सके। अमेरिकी विदेश नीति की दूसरी विशेषता है बच्चों सैनिक संधियों की नीति। चूँकि अमेरिका साम्यवाद को रोकना चाहता था, तो उसने क्या किया, इसके लिए सैनिक संधियों का निर्माण किया, जैसे रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि और बगदाद पेक्ट। इन सब से क्या था कि इन्होंने एक सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया था जो इनके मित्र राष्ट्र थे, तो इससे ये ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तीसरा है बच्चों विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख अंग है। अब ये क्यों चलाते हैं बेटा अमेरिकी विदेश नीति आर्थिक सहायता? तो देखो, सबसे पहला इसका उद्देश्य है आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्रदान करना। और इसके लिए इनके द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना और प्रगति के लिए मैत्री योजना। इन सब का उद्देश्य यही था कि दूसरे राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दें, जिससे कि वो हमारे प्रभाव में आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता मानव अधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ही ठोस रूप में लपेट दिया, और इसके लिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट तक की व्यवस्था कर दी। तो मानवाधिकारों पे बल देना अमेरिका की विदेश नीति का अमूल्य हिस्सा है। फिर है बच्चों नेक्स्ट लोकतंत्र बहाली के नाम पे पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। मैंने आपको पहले भी बताया, अमेरिका जनतंत्र का अपने आप को जनतंत्र का समर्थक राष्ट्र समझता है, तो उसने हमेशा लोकतंत्र की बहाली के लिए और अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखते हुए 1983 में ग्रेनेडा, फिर पनामा में हस्तक्षेप किया, और 1965 में डोमिनियन गणराज्य में दखल किया। उन्होंने अपने इस आदेश को ये कहते हुए जायज़ ठहराया कि डोमिनियन गणराज्य में उनके अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेना हैती की राजधानी पहुंच गई, और अमेरिका में उन्होंने कई बार हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट बच्चों विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पे हमेशा दबाव बनाए रखने की नीति अपनाता है, ताकि वो उसके फेवर में डिसीजन दे, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाए। जैसे बच्चों रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के तहत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के इसरो संगठन को और रूस के ग्लॉस्काशाई को 2 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया। फिर उसने क्या किया, रूस पे दबाव डाल के इस समझौते को ही रद्द करा दिया। तो अमेरिका ये चाहता था कि भारत कहीं रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित ना कर दे। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे। तो बहुत जो विकासशील देशों पे दबाव रहता था, अमेरिका भारत पे ये भी दबाव डालता है कि वह परमाणु अप्रसार संधि तथा CTBT पर हस्ताक्षर कर दे।
इसके अतिरिक्त बच्चों एशिया प्रशांत क्षेत्र में उनकी विशेष दिलचस्पी रहती है, क्योंकि 21वीं सदी एशिया की सदी होने के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके कारण अमेरिका के इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती हुई दिलचस्पी का कारण यह भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे हैं और यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर उसका प्रतिद्वंदी हो गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ने अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 15 सदस्य देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया। नेक्स्ट है बच्चों, आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। सितंबर 2001 में जब अमेरिका पे हमला हो गया तो आतंकवाद और जो भी देश उसको पनाह दे रहा है वो अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान लेता है, क्योंकि वो मानता है कि किसी भी देश में आतंकवादी रहे लेकिन वो अमेरिका को भी कभी न कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति भी अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप की नीति पे चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है। वह जहाँ तहाँ युद्ध करता है, उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और स्वयं वहाँ से हट जाता है, ताकि जिस राष्ट्र पे इन्होंने अधिकार किया है या उसको अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की है, आश्रित बनाने की कोशिश की है, वो सदैव इसकी बात मानते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।